नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिए। इकोनॉमिक्स एक परिचय नाम से वह वीडियो बन चुका है। आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, स्वामित्व यानी कि अधिकार के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। पिछली वीडियो में हम यहाँ तक देख चुके हैं कि अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का अध्ययन किस बेस पर किया जाता है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी। फिर हमने उसमें पढ़ा ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। उसके बाद हमने विकसित, अल्प विकसित और अविकसित इतना इकोनॉमिक के पार्ट पढ़ चुके हैं। वो पिछली वीडियो में है, आप उसे डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए। आज शुरू करते हैं। अधिकार के आधार पर यानी स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो स्वामित्व यानी कि अधिकार के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कौन सी होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहली होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी मतलब कैपिटलिज्म, जहां पूंजीवाद का आधिपत्य हो, अधिकार हो। दूसरी होती है समाजवादी, आप यहां देख लीजिए थोड़ा सा। पहली होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीन प्रकार में बांटी गई है अर्थव्यवस्था। अधिकार के आधार पर यानी कि किस अर्थव्यवस्था में किसका अधिकार अधिक होता है, यानी सर्वाधिक अधिकार किसका होगा, किसका आधिपत्य होगा। तो इस वीडियो में अभी हम पढ़ेंगे पहले पूंजीवाद। इसी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जगह लिखने की कम थी, इसलिए मैंने सिर्फ पूंजीवाद लिखा है। हम डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से इस कदर कंप्लीट चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से एक बार दो बार वीडियो देखिए और इकोनॉमी आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। और आप इस बेस पर, इतनी तो मेरी जिम्मेदारी ही है कि मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि वन लाइनर क्वेश्चन और आपके परीक्षाएं एसएससी बैंक जैसे या फिर पीसीएस प्री तक, इनसे जरूर काम आ जाएगा। ये थ्योरी आपके काम आएगी, आप इसे डिटेल में समझने की कोशिश करिए। तो चलिए पहले देखते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी इसी अर्थव्यवस्था को उदारवादी या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब हम इसमें देखते हैं। उदारवादी क्यों कहा जाता है या फिर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, तो चलिए देखें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन, संचालन, नियंत्रण। उत्पादन यानी प्रोडक्शन करना, संचालन करना, मैनेज करना है, और कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना। यह पूरा अधिकार किसके हाथ में होगा? पूंजीपतियों के हाथ। इसका मतलब उन लोगों के हाथ, फैक्ट्री के मालिकों के हाथ, ठीक। और इस अर्थव्यवस्था में क्या होगा? निजी स्वामित्व यानी पूरा टोटली प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेट शक्तियों के हाथ पूरी अर्थव्यवस्था होगी, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। और इसमें सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल न के बराबर होगा। इसका मतलब कि सरकार का इंटरफेरेंस बहुत कम होगा। सरकार बहुत मामलों में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगी। सरकार के जो आवश्यक कार्य हैं, जैसे अगर आप कोई प्रोडक्टिव भोजन या खाद्य पदार्थों से जुड़ा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इको फ्रेंडली है कि नहीं, स्वास्थ्य के लिए सही है कि नहीं, इन चीजों की जांच करना। उसका लाइसेंस या अथॉरिटी है कि नहीं आपके पास। आप मार्केट में बेच रहे हैं बनाकर, तो किस आधार पर आपके पास मान्यता है, आपके प्रोडक्ट में गुणवत्ता है, हानिकारक तो नहीं है। तो इन चीजों पर केवल सरकार का अधिकार है, इतना ही हस्तक्षेप करेगी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बात करें तो सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल न के बराबर होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उस पर लगने वाला टैक्स सरकार लेगी, बस। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। पूंजीवादी समझने के लिए उत्पादन, संचालन, नियंत्रण, पूरा का पूरा अधिकार पूंजीवादियों के हाथ में होगा, पूरा प्राइवेट व्यवस्था होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, यानी कि आप कैसे समझेंगे कि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। निजी स्वामित्व
अभी आपने देखा प्राइवेट अधिकार, निजी स्वामित्व होगा, यानी पूरा का पूरा प्राइवेट व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का अधिकार होगा, पूरा अकेले वो मालिक होगा। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगी, यानी बाजारों में, मार्केट में स्वतंत्रता होगी, उपलब्धता के बराबर जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे, ज्यादा भी किए जा सकते हैं, कम भी किए जा सकते हैं। इस बात की स्वतंत्रता किसकी होगी? पूंजीपतियों की। जरूरत पड़ी तो उन्होंने मार्केट में रेट बढ़ाया, अगर डिमांड ज्यादा हो गई रेट बढ़ा देते हैं, या फिर उपलब्धता बढ़ा देते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट आएगा रेट घटा देंगे। यानी कि अधिकार बाजार का, आर्थिक की स्वतंत्रता पूंजीपतियों के हाथ में होगी। नेक्स्ट आता उपभोक्ता की संप्रभुता यहाँ होती है। इसका अर्थ ये हो गया कंज्यूमर, यानी कि ग्राहक। सीधी भाषा में हम बात करें, ग्राहक की संप्रभुता होती है। वह स्वतंत्र है 1 रुपए से लेकर 20 रुपए या 100 रुपए, यानी कि सस्ते से महंगे तक का प्रोडक्ट ले सकता है अपनी मर्जी से। उसकी संप्रभुता होने का मतलब सब कुछ डिपेंड करता है ग्राहक पर, यानी उपभोक्ता पर। अब उपभोक्ता में मांग ज्यादा होगी तो वस्तुओं के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, या फिर उपलब्धता बढ़ा दी जाए, प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए। मांग कम होगी तो प्रोडक्शन घटाया जाएगा, या फिर वस्तुओं का दाम घटाया जाएगा, यानी कि मंदी की हालत बनाई जाएगी, वस्तुओं का रेट गिराया जाएगा। तो टोटल मिलाकर आपने देखा यह अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? उपभोक्ता के कार्यों पर, यानी कंज्यूमर्स पर। नेक्स्ट आएगा कड़ी प्रतिस्पर्धा। अगर प्राइवेट कंपनियां होंगी, एक ही प्रोडक्शन, एक ही चीज का प्रोडक्शन कई कंपनियां करेंगी, तो उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा, आमना सामना होगा, एक टक्कर होगा कि अच्छी क्वालिटी का सामान दें, सस्ते में दें, आसानी से उपलब्ध करा दें, और विक्रेता जो व्यापारी वर्ग है उन्हें ज्यादा फायदा दें, कस्टमर को भी ज्यादा फायदा या बचत दें। तो इस तरीके की प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। आगे आता है लाभ का उद्देश्य। ऐसी अर्थव्यवस्था में फैक्ट्री मालिकों को, व्यापारियों को सिर्फ अपने लाभ से उद्देश्य होता है। उनका मकसद होता है हमें लाभ होना चाहिए। तो जब सिर्फ लाभ ही मकसद हो तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहिए, कंपनियों को फायदा चाहिए, व्यापारियों को फायदा चाहिए। और देखते हैं विशेषताओं में, समाज में आर्थिक असमानता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पूंजीपतियों के अधिकार में है तो वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सामान बिके, ज्यादा से ज्यादा उन्हें मुनाफा मिले। तो समाज में आर्थिक असमानता क्यों आ जाएगी? क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा वस्तुएं इकट्ठा कर लेगा या वो ज्यादा खरीद लेगा, कम पैसे वाला कम खरीद पाएगा। सरकार की तरह या सरकारी योजनाओं की तरह यहाँ कोई निर्धारण नहीं है कि प्रति व्यक्ति इतना ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे कि अमीर और अमीर होगा, गरीब गरीब हो जाएगा। ये असमानता बनने लगती है मार्केट में। तो यह एक समस्या है या ये इसका बुरा असर है मार्केट में। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं, जिससे हमें पता चलेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इससे लाभ क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था लगाने से लाभ क्या है? इसमें नई तकनीकी का आविष्कार होगा। बिल्कुल सही जवाब है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो कंपनी का मालिक चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, कम से कम खर्च हो, तो क्या नई नई तकनीक निकालेगा और अपने कार्यशैली को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। आप स्वयं सोचिए, जब आप एक कंपनी के मालिक होंगे या फिर कोई भी काम आप कर रहे होंगे तो आप चाहेंगे कम खर्च में, कम समय में ज्यादा उत्पादन करें, और उसके लिए क्या करेंगे? नई तकनीक व्यवस्था विकसित करेंगे कि क्या जुगाड़, क्या तिकड़म लगाया जाए कि कम खर्च कम लागत में ज्यादा मिले। तो नई तकनीकी विकास होंगे, प्रेरणात्मक व्यवस्था हो जाएगी, यानी कि यहाँ एक व्यवस्था बनेगी प्रेरणा की, यानी कि एक विचार आपके मन में होगा कि अगर मैं यहाँ जैसे 10 मजदूर लगे हैं, 10 मजदूर मिलकर सामान उठा रहे हैं, एक बड़ा सा वेट लिफ्टर मशीन ले आते हैं, जैसे कि जेसीबी मशीन, वजन उठाने की मशीन, तो वहां से 10 मजदूर खाली हो जाएंगे। एक मशीन और उनकी तुलना में 10 गुना 5 गुना ज्यादा भी काम करेगी और एक आदमी उसे ऑपरेट करेगा मशीन को। तो ये हो जाएगा तकनीकी विकास। नेक्स्ट हम देखेंगे वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पूंजीपतियों के हाथ में है तो वो चाहे घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। उत्पादन मात्रा में परिवर्तन, यहाँ भी वही बात होगी। अगर मार्केट में सामान ज्यादा हो चुका है तो उत्पादन की मात्रा को कम कर सकते हैं, या फिर रॉ मटेरियल कम मिल रहा है तो प्रोडक्शन कम कर देंगे, और जब सामान कम मिलेगा मार्केट में तो रेट बढ़ जाएंगे। तो दाम में भी कमी या वृद्धि
उत्पादन मात्रा में भी कमी या वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र है पूंजीपति। नेक्स्ट देखते हैं गुणवत्ता में सुधार। गुणवत्ता में सुधार आपने यही देख लिया, कड़ी प्रतिस्पर्धा जहां हमने बात किया था। तो बढ़िया टक्कर देनी है, मार्केट पकड़ना है, व्यापार को बढ़ाना है, तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, तो गुणवत्ता में जरूर सुधार होगा। आगे देखेंगे हम क्रेता विक्रेता के संबंध लचीलेपन, यानी यहाँ खरीदार ग्राहक और व्यापारियों के बीच लचीले संबंध होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक सही व्यवहार होगा, क्योंकि मार्केट में अधिकता होगी तो ग्राहक की मजबूरी नहीं होगी और ना ही व्यापारी की। ठीक है, आपने सही नहीं दिया, अगर आप व्यवहार उचित नहीं करेंगे तो कस्टमर दूसरी दुकान पर जाएगा, क्योंकि उसे पैसे देके सामान खरीदना है। जब उपलब्धता कम होती है तो ग्राहक की मजबूरी बनती है। नेक्स्ट देखते हैं तीव्र विकास होगा, जीवन स्तर में सुधार। ये इसके लाभ हैं। बिल्कुल सही जवाब है, तीव्र विकास होगा, क्योंकि अधिकता होगी हर चीज की, चीजें मिलती जाएंगी तो लोग विकास करेंगे। अब जैसे संसाधन कच्चे माल की बात कर लेते हैं, रॉ मटेरियल्स की, बिल्डिंग मटेरियल्स की, चीजें आसानी से मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी तो विकास तेज होगा, विकास की गति बढ़ेगी। जीवन और जब विकास तेज होगा तो जीवन स्तर में सुधार 100%। विकास तो तभी कहा जाएगा ना जब जीवन आपका सुधरा हुआ हो, सुधरता हो, तो जीवन स्तर में सुधार होगा। ये तब इसके लाभ हैं। अब हम देखते हैं हानि क्या है, नुकसान क्या है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतः लागू कर दी जाए तो बाजार में अस्थिरता आ जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो बाजार में अस्थिरता आएगी, वो सच है, क्योंकि व्यापारी कुछ चुनिंदा व्यापारी या बड़े लोगों के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्यादा लाभ कमाने के लिए सामान का दाम बढ़ा सकते हैं, या फिर दूसरी बात ज्यादा लाभ कमाने के लिए सामान को रोक सकते हैं। आप देखेंगे बार बार सरकारी छापे पड़ते रहते हैं, बड़े बड़े गोदामों में सामान को स्टोर कर लेते हैं कुछ बड़े लोग, सामान मार्केट में कम हो जाता है तब उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। रेट बढ़ जाता है, मार्केट में तेजी आ जाती है, लेकिन आम आदमी और ग्राहक परेशान हो जाता है। महंगाई बढ़ जाती है तो बाजार में अस्थिरता की हालत हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं साधनों की फिजूल खर्ची। साधनों की फिजूल खर्ची क्यों होगी? क्योंकि देखिए जब मार्केट में कंपटीशन होगा धुआंधार, हर कंपनी सामान भी अच्छा देगी और रेट भी घटाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप देखिए, अलग अलग कंपनियां आती हैं, 150 पैसे भी कम देंगी, क्वालिटी भी बढ़ा के देगी। हर बार मोबाइल कंप्यूटर का जो नया प्रोडक्ट आता है पिछले वाले से बेहतर होता है और कोशिश रहती है कि थोड़ा सस्ता भी हो। तो ऐसी हालत में उपलब्धता बढ़ जाएगी, और जब उपलब्धता बढ़ जाएगी तो लोग फिजूल खर्च करने लगेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, तो वहां साधनों की फिजूल खर्ची होने लगती है। नेक्स्ट देखेंगे जन कल्याण का अभाव। एकदम सही बात है कि यहाँ जन कल्याण से कोई मतलब है ही नहीं। पूंजीपतियों का सिर्फ एक मिशन, व्यापारियों का सिर्फ एक मिशन होगा, एक ही उद्देश्य, वह है सिर्फ लाभ और लाभ, यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। तो जन कल्याण का तो अभाव होना तय है, तो इन्हें कल्याण से या जनता से कोई मतलब नहीं है। आर्थिक विषमताएं आएंगी, बिल्कुल सही जवाब जिसका हम चर्चा कर चुके हैं। आम आदमी में समानता तो खत्म हो जाएगी, अमीर अमीर की तरफ बढ़ेगा, पैसा वाला और अमीर होगा क्योंकि उसके पास व्यवस्था ज्यादा होगी, गरीब आदमी गरीब होने लगेगा क्योंकि होड़ सी मच जाएगी। और इसकी वजह से जब आर्थिक विषमता आएगी, एक आदमी बगल में बहुत अमीर, एक आदमी बहुत गरीब, तो अमीर आदमी गरीब से नफरत की दृष्टि बनाने लगेगा। दूसरी चीज वर्गीय व्यवस्था पर शोषण होने लगेगा और वह संघर्ष की हालत बन जाएगी। वर्गीय व्यवस्था से यहाँ मतलब है अमीर और गरीबों से। तो कुछ वर्ग जो पिछड़े वर्ग हैं, आमतौर पर या सदियों से पिछड़े हैं या कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके पास इस हालत में जब सिचुएशन डिस्टर्ब होगी वो पिछड़ जाएंगे, असमानता होगी। कुछ एक आदमी, एक वर्ग बहुत अमीर, बगल में एक वर्ग बहुत गरीब होगा, उनमें क्या होगा, गरीबों का शोषण बढ़ जाता है, मजबूर रहेगा, वो मजदूरी करने के लिए मजबूर है तो आप उसे 100 की बजाय 90 देंगे तभी वो करेगा। आप मनमाने दाम पर उससे काम करा सकते हैं, मजदूरी भी कम देंगे, काम भी ज्यादा ले सकते हैं, और ऐसी हालत में संघर्ष की हालत बनने लगती है, सामाजिक अव्यवस्था फैलने लगती है। तो ये है हानि। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होने से बाजार में ये हानि फैलती है। आगे देखते हैं कुछ जरूरी तथ्य।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ जरूरी तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो इसे लेजर फेयर या अहस्तक्षेप की नीति कहा जाता है। अहस्तक्षेप का मतलब हो गया सरकार का इंटरफेरेंस का न होना, यानी सरकार का हस्तक्षेप न होना। यह पूर्णतः मांग और पूर्ति पर आधारित है, जो कि अभी आप देख चुके हैं कि उपभोक्ता की संप्रभुता होती है। तो मांग और पूर्ति पर आधारित नीति है। एडम स्मिथ ने इस नीति को प्रस्तुत किया है और यह पूर्णतः विकसित देशों में लागू की जाती है, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड और जो भी पूरे विकसित देश हैं, वहीं यह व्यवस्था पूरी तरह लागू की गई है। तो इसलिए इसे उदारवादी या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ हो गया, देखिए आपको बताया गया है, मनमोहन सिंह, भारत के यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उदारवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है भारत में। ऐसा इसलिए है कि सरकार अपनी नीतियों को कुछ आसान और सरल बनाए, जिससे कि प्राइवेटाइजेशन बढ़े, समाज में प्राइवेट या निजी व्यक्ति व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। बहुत से नियम कानून, लाइसेंसिंग व्यवस्था, कठिन जटिल व्यवस्था होने के कारण लोग हाथ नहीं डालते, और लगाते भी हैं तो लोग छोड़ देते हैं। तो इसलिए उनका कहना है कि सरकार की नीतियां अगर आसान या उदारवादी होंगी तो हिस्सेदारी बढ़ेगी, प्राइवेट लोगों की भी देश में हिस्सेदारी बढ़ेगी और उसका फायदा भी विकास या जीवन स्तर में सुधार होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। आइए दोस्तों, अब देखते हैं स्वामित्व यानी अधिकार के आधार पर अर्थव्यवस्था का दूसरा प्रकार। हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट, अब देखेंगे सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो चलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था देखते हैं, इसमें होता क्या है। सबसे पहले सभी साधनों पर सरकार का पूर्णतः स्वामित्व होगा, यानी कि यहाँ सिर्फ एक मालिक, कौन? सरकार। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूर्णतः सरकार मालिक होती है, यानी कि सरकार का पूरा स्वामित्व होगा। सभी आर्थिक निर्णय बाजार में मंदी करना है यानी कि घटाव करना है या बढ़ाव, वृद्धि करना है, दामों में वृद्धि करना है या कमी करना है, बाजार में कोई परिवर्तन करना है, इस तरह से जुड़े निर्णय यानी कि आर्थिक निर्णय देश के केंद्रीय नियोजन संस्था इकाई द्वारा लिया जाएगा। अब देश में सरकार की तरफ से कोई ना कोई डिपार्टमेंट होते हैं जो आर्थिक चीजों पर निर्णय लेते हैं। अलग अलग कई संस्थाएं हैं देश में, सरकार की तरफ से कई विभाग हैं, वही निर्णय लेंगे कि बाजार में नियम क्या बनाए जाए, नियमों को आसान या कठिन करना, बदलाव करना, मूल्य वृद्धि करना या कमी करना, ऐसे सभी निर्णय सरकार के इस व्यवस्था यानी कि केंद्रीय नियोजन द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे देखें विशेषताएं क्या हैं। सामाजिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं कि प्रतियोगिता का अभाव होगा। जब सरकार ही स्वयं मालिक होगी तो कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। कौन किससे प्रतियोगिता है, मतलब होड़ किस बात की रहेगी, कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। तो सरकार पूर्णतः मालिक है, सरकार के जो नियम है वो सबको मानने हैं चुपचाप, कोई कंपटीशन नहीं होगा। अगला होगा केंद्रीय नियोजन प्रणाली, जो कि हमने अभी आपको बताया कि सारी व्यवस्थाएं, सारे निर्णय, फैसले केंद्र सरकार की संस्था ही लेगी, केंद्र व्यवस्था ही लेगी। तो यह केंद्र ही नियोजित करेगी पूरी प्रणाली को। आगे आर्थिक नियोजन, यहाँ भी वही चीज है, यानी अर्थव्यवस्था में समेट सिकुड़ाव हो जाएगा, यानी कि बटोर हो जाएगा, क्योंकि शक्ति यानी कि पूरी सत्ता केंद्र के हाथ में होगी, सिंगल व्यक्ति के हाथ में होगी। तो अर्थव्यवस्था में भी सिकुड़पन आ जाएगा, यानी कि बटुरेगी अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक नियोजन, सरकारी स्वामित्व यानी कि पूरा का पूरा मालिकाना सरकार का। शोषण पर रोक होगी, यहाँ धांधली नहीं होगी, शोषण पर पूरी रोक हो, क्योंकि यह सरकारी अर्थव्यवस्था है, सामाजिक है, यानी कि समाज के हित के लिए है। तो सरकार इस चीज को सरकार इस चीज का निर्णय करेगी और यह तय करेगी किसी वर्ग का शोषण ना हो, चाहे वो छोटा वर्ग, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, कोई भी वर्ग हो, शोषण ना हो। उचित तौर पर आप देखते हैं समय समय पर जब जनगणना होती है उसके बाद प्रति व्यक्ति आय
मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, शहरी मजदूरी, ग्रामीण मजदूरी और किसानों के द्वारा खरीदा गया अन्न, जो किसानों से खरीदा गया अन्न, सरकार के द्वारा किसानों से खरीदी गई जमीन, जैसे हाईवे या कोई सरकारी प्लांट बनाना हो तो सर किसानों की जमीन लेनी है, किसानों से राशन खरीदना है तो सरकार खुद मूल्य निर्धारित करेगी और ऐसा करती है कि उनका शोषण ना हो और जिसको खरीदना है उसी दाम पर खरीदेगा, मतलब दबाव नहीं होगा, तो शोषण पर पूर्णतया रोक होगी, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे हम, जन कल्याण का उद्देश्य होगा। यहाँ सरकार का पूरा मकसद होगा कि सामाजिक तौर पर सबका कल्याण हो। यहाँ लाभ कमाने से मतलब नहीं, क्योंकि आप देखते बहुत सी चीजें बहुत महंगी हैं, लेकिन सरकार उस पर सब्सिडी लगाकर उन चीजों को आपके लिए सस्ता करती है। तो सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक कल्याण का ही उद्देश्य, तभी सब्सिडी लगाई जाती है। तो बहुत से पैसे सरकार भर के वह आपको सस्ते दामों में उपलब्ध कराती है, तो यह हो गया सामाजिक कल्याण। चलिए देखते हैं लाभ क्या होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था का लाभ क्या है? संतुलित विकास। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सरकार निर्धारित करेगी, अंधाधुंध लूट नहीं मचेगी कि अपने मन से कमाइए, धुआंधार उड़ाइए या जो भी चीजें हों। एक नियम होगा, जैसे सरकारी योजनाएं आप देखते हैं वो सबके लिए समान है, वर्गों के हिसाब से सरकार ने खुद बांट रखे हैं, अपने मन से आप नहीं लूट सकते हैं, तो यहाँ लूट नहीं होगी। तो बिल्कुल सही बात है कि विकास की दर संतुलित रहेगी, यानी कि सबका विकास होता रहेगा। ठीक। सामाजिक प्राथमिकता, सरकार का उद्देश्य होगा कि समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी जाए, पूरा समाज इसमें आगे बढ़ सके। यहाँ लाभ कमाने से या दूसरे उद्देश्यों से कोई मतलब नहीं होगा। पहला उद्देश्य होगा सामाजिक लाभ, समाज का कल्याण। ठीक, समाज को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। साधनों का उचित उपयोग होगा, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि एक लिमिट में नियम के हिसाब से साधन मिलेंगे तो उचित उपयोग होगा। अंधाधुंध मिलते हैं तो बर्बादी होती है, जो फिजूल खर्ची होती, क्योंकि आपके बहुत पैसे हैं, पैसों की कमी नहीं है, देश में अमीर एक से एक हैं, तो वो चाहे तो बहुत सी चीजें अंधाधुंध यूज कर सकते हैं, पूरा खरीद के अपने अधिकार में कर सकते हैं। तो सरकार का यही काम होगा कि सरकार उन पर रोक लगाती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के लाभ हैं। सामाजिक समानता आएगी, बिल्कुल सही जवाब है, सामाजिक समानता आएगी। जैसे सरकारी योजनाओं में गरीब अमीर छोटा बड़ा हर आदमी बराबर है, सबको परीक्षा पास करना है, सबको नौकरी मिलेगी, और भी बहुत सी चीजें। भारतीय रेलवे में आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, आप सब जा सकते हैं। आप छोटे वर्ग से बड़े वर्ग से हैं, आपको रोक नहीं है। आप कम पैसे हैं तो सस्ता वाला टिकट लीजिए, ज्यादा है एसी वाला ले लीजिए, ये व्यवस्था है। लेकिन सरकार की तरफ से रोक नहीं है कि आप किसी वर्ग के हैं तो आपको नहीं आना है, या कोई स्पेशल वर्ग। तो आगे देखते हैं, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में कमी होगी, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि कंपटीशन तो होना ही नहीं है। सरकार स्वयं उत्पादन करेगी। सरकार और सामाजिक व्यवस्था, यानी कि सामाजिक अर्थव्यवस्था में सरकार का पूरा स्वामित्व है, तो कौन कंपटीशन करेगा उनसे? तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। आगे देखेंगे, शोषण पर रोक लगेगी, बिल्कुल सही जवाब है, आपने इसकी विशेषताओं में देखा, शोषण पर रोक लगेगी। तो सरकार का यह कार्य है किसी वर्ग का शोषण ना हो। नेक्स्ट देखेंगे, सामाजिक संतोष रहेगा। बहुत सी चीजें जो आमतौर पर उपलब्ध नहीं है, उसमें सरकार क्या करती है, सब्सिडी लगाकर या योजना के तहत सबको वितरित करती है। उसमें अमीर गरीब छोटे बड़े सबको मिलता है, इसलिए वहां सामाजिक संतोष होगा, यानी कि सबको उपलब्ध तो होगा, ऐसा नहीं कि कुछ व्यक्ति उससे वंचित ही रह जाएं। तो इससे सामाजिक संतोष हानि। अब हम देखते हैं कि इसका नुकसान क्या है देश के प्रति, या इस अर्थव्यवस्था को लागू करने में नुकसान कैसे होते हैं। देखिए, शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, सरकार के हाथों में पूरी शक्ति हो जाएगी व्यापार की, बाजार की पूरी नियंत्रण सरकार के हाथों में होगा, निजी भागीदारी नहीं रहेगी। अब चाहे सामान कम हो या ज्यादा हो, अच्छी हो या खराब हो, क्वालिटी अच्छी या खराब चाहे जैसी हो, मजबूरी है आपकी, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। तो इसलिए पूरी शक्ति का केंद्रीकरण होना, तानाशाही हो जाएगी सरकार की, सरकार अपने मन से जो चाहेगी वो आपसे कराएगी। तो यहाँ इसके कुछ हानि है। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, बिल्कुल सही जवाब है, आप अपने मन से स्वतंत्र बिल्कुल नहीं होंगे। आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाइए, वहां आपकी स्वतंत्रता से नहीं मतलब, आपको सरकारी कार्य कराने हैं, आप वहां इंतजार करते ही रहेंगे। अब सरकारी व्यक्ति, उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अपने ही मन से अपने ही सिस्टम से करेगा,
चाहे आप कोई भी हो, तो वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें अपने काम से मतलब है, आपकी स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं। जो नियम है आप लाइन में जाकर खड़े हुए, और ये सही भी है, ये बिल्कुल सही है। लाइन लगाइए, नंबर आएगा, आपका भी काम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निर्णय में विलंब ऐसी हानि का क्या मतलब होगा? बिल्कुल सही जवाब है। आप सरकारी ऑफिस में जाइए, आप चक्कर पे चक्कर 5, 6, 10 चक्कर मारेंगे तब शायद सुन लिया जाए, और 20 चक्कर मारेंगे तो आपका काम भी हो जाए। एक बार में तो ऐसा कहीं होता ही नहीं है। लगभग सरकारी जगहों में यह समस्या बनी है, क्योंकि उन पर कोई दबाव नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं। अगर आज नहीं काम हुआ तो कल कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो निर्णय में विलंब होता है जिसकी वजह से वह व्यक्ति यानी प्रार्थी उसका नुकसान हो रहा होता है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है, तो ये हानि है। प्रेरणा का अभाव, बिल्कुल सही जवाब है। सरकारी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, उसे कोई भी प्रेरणा नहीं है कि काम जल्दी से पूरा करके खत्म कर दूं तो मुझे कुछ ज्यादा मिलेगा या अच्छा होगा, या मुझे क्वालिटी सुधार करनी चाहिए, काम को अच्छे से और तेजी से करना चाहिए। इस बात का कोई जोश नहीं है उनको, क्योंकि उनको वही पेमेंट मिलनी है, उनकी आदत हो चुकी है, तो उनको प्रेरणा से लेना देना ही नहीं है। तो प्रेरणा होती ही नहीं वहां इस चीज की कि काम जल्दी अच्छे से कर लिया जाए। सामाजिक अव्यवहारिकता, जैसा कि आपने अभी पूंजीवादी में पढ़ा था कि कस्टमर और व्यापारियों में, क्रेता और विक्रेता में लचीलापन संबंध होता है। ग्राहक से दुकानदार व्यापारी बहुत इज्जत से पेश आता है। आप प्राइवेट संस्थाओं मॉल में जाकर देखिए, सर सर करके आपकी इज्जत की जाएगी। आप एक सरकारी जगह जाकर देखिए, कोई पूछने वाला नहीं होगा, ज्यादा 2 बार बोले तीसरी बार डांट के भगा दिया जाएगा। तो यह सामाजिक अव्यवहारिकता होगी जिससे आपको बुरा व्यवहार होता है वहां। तो ऐसा नहीं, मैं बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चीजें। तो यहाँ इसके हानि है, क्योंकि उनको आपसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने मन से ही करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से हो गया हानि और लाभ क्या थे वो आपने देखा। अब बात करें हम इसे केंद्रीय कुछ जरूरी तथ्यों में, तो इस व्यवस्था को केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि पूरा केंद्र के हाथ में है। नियोजन प्रणाली, यानी कि यहाँ की नियोजित इसे बटोर कर रखा गया है। एक तरह से आप इसे बटोरी हुई या बधी हुई अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि एक जगह शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि ऐसे विचारों पर यह व्यवस्था कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है, यानी इस विचार के जिम्मेदार या फिर पैरवी करते हैं कौन? कार्ल मार्क्स के विचार। तो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित यह व्यवस्था है जो चीन और उत्तर कोरिया में लगभग लागू है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि पूर्णतया कोई देश न तानाशाह होता है और न ही पूर्णतया बंद अर्थव्यवस्था का होता है, लेकिन कई मायनों में कुछ देशों में यह व्यवस्था लागू होती है। जो चीजें बाहर से उपलब्ध नहीं होती हैं वहां सरकार की माननी ही पड़ेगी। तो ये हो गया दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए अगला पार्ट हम देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों अब हम देखेंगे स्वामित्व यानी कि अधिकार के आधार पर तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था, जिसे क्या कहा जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने पूंजीवादी देखा, हमने समाजवादी देखा, अब हम देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब दोनों को मिलाकर, यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था भी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी, दोनों की अच्छाइयां कमियां मिलाकर एक अलग अर्थव्यवस्था बनती है, जिसे कहा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि भारत जैसे देश यानी कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है, और हमारे जैसे अल्प विकसित या फिर विकासशील देशों के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था ही सर्वदा हितकारी है। चलिए तो देखते हैं पहले कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता क्या क्या है। उत्पादन के संसाधनों पर सरकारी और निजी, सरकारी व निजी दोनों का स्वामित्व होगा। सरकार का भी होगा अधिकार और प्राइवेट का भी होगा। इसका मतलब ये होगा कि सरकार की भी कंपनी फैक्ट्रियां होंगी, प्राइवेट व्यक्ति की भी होंगी, यानी कि निजी फैक्ट्रियां भी होंगी। इसे सह स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, यानी कि इसमें सरकार भी रहेगी, हम भी रहेंगे, यानी प्राइवेट व्यक्ति भी रहेगा। प्राइवेट व्यक्ति अपने हिसाब से, जैसे स्कूलों की बात करें आप, सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट हैं। फैक्ट्रियों की बात करें, सरकार, अभी बसों की बात करें हम,
रोडवेज में सरकार की बसें चलती हैं और रोडवेज से बाहर प्राइवेट बसें भी चलती हैं। तो प्राइवेट और सरकारी, सड़कों पर प्राइवेट भी चीजें हैं, सरकारी भी हैं। इस प्रकार इसे मिलाकर सह स्वामित्व अर्थव्यवस्था कहा जाएगा, यानी कि दोनों का मिला जुला स्वामित्व। अब पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों आ जाएंगे। इसकी विशेषताओं की बात करें हम तो सबसे पहले विशेषता जनतांत्रिक नियोजन, यानी इस व्यवस्था पर नियोजन यानी कि बांध मतलब बंधन उसी हिसाब से लगेगा। कैसे? जनता के हिसाब से, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उतना ही नियोजन किया जाएगा जो कि जनता के हित में हो, नुकसान न हो। तो जनतांत्रिक नियोजन लगेगा यहाँ जनता के हिसाब से। निजी व सार्वजनिक दोनों की सहभागिता होगी। यहाँ बाजार में कोई ऐसा परिवर्तन लाने से पहले सरकार स्वयं, सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट जो व्यापारिक वर्ग होता है उनके संगठनों से विचार विमर्श करके तभी उसे लागू किया जाएगा बाजार में। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक। अब हम देखते हैं लाभ क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ। पहला लाभ देख लेते हैं तो सामाजिक कल्याण। इसमें समाज का कल्याण होना है, यानी सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह अर्थव्यवस्था चलती है। सरकार की भूमिका प्रमुख होगी, जहां दोनों की बात होगी, सरकार और प्राइवेट दोनों व्यापार कर रहे होंगे, उसमें नियम कानून बनाने का अधिकार सरकार को होगा। विचार ले सकते हैं निजी स्वामित्व से यानी कि प्राइवेट से भी, लेकिन भूमिका प्रमुख कौन होगी, लागू कौन करेगा, सरकार लागू कराएगी। तो सामाजिक कल्याण, सरकार की भूमिका प्रमुख होगी। नियंत्रित मूल्य वृद्धि, किसी वस्तु की किसी चीजों में मूल्य में वृद्धि करना हो, बढ़ाना हो, वो एक नियंत्रित तौर पर होगा, यानी कि एक उचित ढंग से होगा। सरकार स्वयं निर्धारित करेगी कि आप कितना बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बार बार विवाद होता है स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की फीस, प्राइवेट अस्पतालों के खर्चे किस हिसाब से बढ़ाए जा रहे हैं। बार बार सरकार इस पर दबाव देती है कि खर्चे सीमित रखें, एक हिसाब से, एक नियम से बढ़ाएं जो जन कल्याण के लिए हितकर हो। तो ऐसे हालत में नियंत्रित मूल्य वृद्धि। सामाजिक सुरक्षा की प्राथमिकता होगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कोई भी फैसला लेने से पहले यह देखा जाएगा सामाजिक तौर पर वह कितना सुरक्षित है। तो सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लिया जाएगा और ऐसी अर्थव्यवस्था की प्रमुखता यानी कि प्राथमिकता ही होगी समाज को सुरक्षित करना। चलिए आगे देखेंगे। आर्थिक नियोजन का लाभ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अफरा तफरी नहीं होगी। जब आर्थिक नियोजन बना होगा यानी बाजार पर कुछ नियम, कड़े नियम, बंधन बने होंगे, तो कोई लूट नहीं मचाएगा, सामाजिक या आर्थिक विषमताएं नहीं आएंगी। सरकार निर्धारित करेगी कि हम बेच रहे सामान, तब भी इस हिसाब से। प्राइवेट व्यक्ति बेच रहा है तो भी एक लिमिट के आधार पर मूल्य रख सकता है। तो आर्थिक नियोजन का वहां लाभ मिलेगा और वह सामाजिक कल्याण के लिए हितकर होगा। आगे देखेंगे हम, साधन का कुशल उपयोग होगा। बिल्कुल सही जवाब है। सरकारी व्यवस्थाओं में उचित साधन, प्राइवेट व्यवस्थाओं में उचित साधन होंगे, उनका उचित उपयोग किया जाएगा। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्राथमिकता सरकार की होगी, लेकिन निजी क्षेत्र अगर आप छोटा बड़ा कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। यहाँ इसका मतलब हो गया कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो सरकार आपको, जैसे लोन व्यवस्था, कम ब्याज पर लोन मिलना या सरकारी स्कीम के तहत कुछ फंड मिल जाना, कुछ पैसे मिल जाना जिससे आप व्यापार अपना शुरू कर सकें, तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब देखते हैं इसकी हानि यानी कि इससे नुकसान क्या है। तो आर्थिक समानताएं, इसके हानि में आर्थिक समानताएं हो जाएंगी। उसका कारण यह है कि अगर सरकार ने निर्धारित कर दिया कि आप इसी दाम पर बेचिए तो वही बेचा जाएगा। अब उसमें लागत किसकी कम है, किसकी ज्यादा, कम है तो ठीक है। अगर लागत ज्यादा आ रही तो वह व्यक्ति उस नियम पर या उस रेट पर नहीं बेच पाएगा, नहीं बेच पाएगा तब उसका नुकसान होगा और उसका व्यापार बैठ जाएगा। तो ये जो सामाजिक या आर्थिक समानता बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका नुकसान वहां देखने को मिल सकता है। आगे हम देखेंगे अधिक उत्पादन। अधिक उत्पादन जनसंख्या डिमांड के हिसाब से उधर सरकार भी उत्पादन करेगी, प्राइवेट व्यक्ति भी उत्पादन करेगा। सामान सरकार के निर्धारित मूल्यों पर बेचना है,
क्योंकि सरकार ने कहा है अगर सरकार 10 का बेच रही तो आप 10 का ही बेच पाएंगे, क्योंकि वही सामान आप बढ़ा के नहीं बेच सकते। तो अगर आपको लाभ कमाना है तो इसका मतलब आपको उत्पादन ज्यादा करना होगा। तो ज्यादा उत्पादन करेंगे, जैसे छोटा छोटा लाभ आप कई बार में पाएंगे तो बटोर कर बड़ा हो सकता है। तो आपको ज्यादा लाभ कमाना है तो आप ज्यादा व्यापार करिए, यानी व्यापार का बढ़ावा करिए। तो इस तरीके का नुकसान होता है कि उत्पादन अधिक करना पड़ेगा। एक सामान की बजाय 5 बेचनी पड़ेगी, 1-1 रुपए बचत होगी तो 5 रुपए मिलेंगे। अगर आप बढ़ा के बेचते एक ही में 5 कमाते। तो इस तरीके की ये कुछ हानि के तौर पर है। अधिक उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार होगा, ये इसका फायदा है। तो लाभ में, गुणवत्ता में सुधार होगा। आगे देखते हैं, अल्प विकसित देशों के हित में है, तो ये लाभ की बात है। देश में जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं उनके लिए ऐसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह हितकर होगी, क्योंकि वहां निजी स्वामित्व के लिए प्रोत्साहन यानी कि बढ़ावा दिया जाएगा, सरकार मदद भी करेगी। और जहां निजी स्वामित्व नहीं है उन चीजों में सरकार स्वयं व्यापार करेगी, सरकार स्वयं उत्पादन करेगी और पूरी जनता को, देश को वह चीजें उपलब्ध कराएगी। सरकार, हमने आपको बताया समाजवादी में सरकार सब्सिडी लगाकर महंगी चीजों को सस्ती करके आपको उपलब्ध कराएगी। तो इस तरीके से अल्प विकसित देशों के लिए इसका ज्यादा फायदा है। चलिए हानि यहाँ देखें। हानि के लिए हमने आपको बताया है, हानि यहाँ देखेंगे अस्थिर अर्थव्यवस्था। मैंने अभी हानि में इसको गिना दिया था, ये आर्थिक समानताएं हैं, लाभ में थी। देखिए हानि में नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? अस्थिर अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब रहेगी, बनी सी नहीं रहेगी, क्योंकि सामान ज्यादा मार्केट में आ गया, सरकार ने भी झोंक दिया, जनता ने भी, तो सामान सस्ती हो जाएगी, कमी आई तो महंगी हो जाएगी। तो इस हिसाब से अर्थव्यवस्था एक लेवल पर नहीं बनी रहेगी, घटना बढ़ना लगा रहेगा। निजी क्षेत्र के विकास में कुछ बाधाएं आती हैं। कैसे? कुछ नियमों पर, कुछ चीजों पर सरकार के कड़े नियम हैं जिसमें निजी क्षेत्र अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो अपने हिसाब से विकास नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में फिजूल खर्ची होगी, बिल्कुल सही जवाब है। जैसे कि सरकारी चीजें होती हैं, जैसा आप जानते हैं, जो सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेस है, उन चीजों की देखरेख कैसे होती है? लोग अंधाधुंध दोहन करते हैं, आसानी से जो चीजें मिलती हैं लोग उसे बर्बाद भी करते हैं। तो यह हानि के तौर पर होगा सार्वजनिक क्षेत्र की फिजूल खर्ची, निजी क्षेत्र की बाधाएं और अस्थिर अव्यवस्था, यानी कि कभी घट गई बहुत महंगाई आ जाएगी, कभी बढ़ गई यानी कि मंदी आ जाएगी। ये एक लेवल नहीं बनेगा, घटना बढ़ना बहुत ज्यादा लगा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी व्यवस्था के लिए। तो इस व्यवस्था के विचारक कौन है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स ऐसी अर्थव्यवस्था के विचारक हैं, यानी इनके विचार से अर्थव्यवस्था है। और ऐसी अर्थव्यवस्था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिणी एशिया के ऐसे कुछ अल्प विकसित देश और पूरी दुनिया के अल्प विकसित या विकासशील देशों में यही अर्थव्यवस्था लागू है। तो दोस्तों ये थी स्वामित्व अधिकार के आधार पर अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उम्मीद है पूरा वीडियो आपको, पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये बिल्कुल कोशिश थी मेरी कि आसान से आसान शब्दों में आपको समझाएं। और अगर आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को एक बार 2 बार और ध्यान से देख लें। आप चाहें तो इसकी नोट्स भी बनाएं या फिर वीडियो को कभी भी देख लें। 1-2 बार ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें समझना कुछ नहीं है, ध्यान देना है थोड़ा सा। अंतर को एक पॉइंट में अलग किया गया है। अगर आप ये समझ गए तो इनसे बनने वाला कोई सवाल किसी परीक्षा में कभी गलत नहीं होगा। तो आज का वीडियो यही रखते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि निरंतर ऐसे ही समय समय पर आपको पढ़ाई से जुड़ी सभी चीजों की जानकारी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी और शिक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की सारी सहायता आपकी की जाएगी। आप हमारे चैनल से जुड़िए और आज का वीडियो यही रखते हैं। आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।